अभी तो शुरुआत है। चलो, इसमें सबसे पहला बिंदु दे रखा है दक्षिण के राजा और सरदार। क्या दे रखा है? दक्षिण के राजा और सरदार। इसमें दे रखा है जैसे ये उपमहाद्वीप है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। दक्षिण का जो क्षेत्र है जैसे इसमें तमिलकम यानी कि वर्तमान का तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्से। यहाँ पे किस किस का शासन था सुनना, चोल का, चेर का और पांड्य का। ये सरदारनियों का शासन था है ना, इन सरदारनियों का शासन था। ये वंश है, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, इनकी सरदारनियों का शासन था। किसका शासन था? सरदारनियों का। वाह, मजा आ गया ये तो। अब ये जो राज्य थे जिसकी अभी हमने बात की, ये समृद्ध थे और स्थायी थे, यानी लंबे समय तक ये टिक कर रहे। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, सरदार और सरदारनी क्या होता है। आज की सरदार सरदारनी अलग होती है और पहले वाली अलग थी। सरदार की बात करें तो उसको उस समय एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। क्या माना जाता था? और सरदार का जो पद था ये वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत, यानी कि सरदार का बेटा ही क्या बनेगा? वापस सरदार बनेगा, उसका बेटे क्या बनेगा? सरदार। ऐसी कंडीशन होती भी थी और नहीं भी होती थी, यानी कि कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि वंशानुगत, और कहीं कहीं नहीं देखने को भी मिल सकता था। फिक्स नहीं है कि वंशानुगत ही रहे। अब कभी कभी क्या होता है कि इनके जो समर्थक थे है ना, सरदारों के समर्थक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके खानदान के लोग, ये भी सरदार के पद पर रह सकते थे। या तो इनका बेटा रह सकता था या इनके रिलेशन वाले रह सकते थे। नेक्स्ट, सरदार क्या क्या काम करता था? अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करने का काम, विवादों को सुलझाने का काम और मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। यानी दो गुटों में अगर लड़ाई भी हो रही तो ये बीच में रह जाते और उस प्रॉब्लम को हल करते। ऐसी कंडीशन हमें सरदार के बारे में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सरदार जो था ये लोगों से भेंट स्वीकार करता था, और राजा जो क्या होता वो क्या करता? लोगों से कर लेता था। ये दोनों में अंतर था। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि सरदार और राजा में क्या अंतर होता था तो बताना है। सरदार क्या करता था? लोगों से भेंट लेता था, और राजा जो था ये लोगों से क्या लेता था? कर लेता था। क्लियर बिल्कुल कि नहीं? अरे समझ में आया? अब सरदार भेंट ले रहा है, भेंट लेने के बाद क्या करता है? ये अपने समर्थकों को वितरित कर देता है, ये लो भाई मेरे भेंट आई है, तुम सब पाती कर लो, ऐसे। लेकिन राजा के बीच ऐसा कुछ होता नहीं था, वो राज्य की व्यवस्था संभालता था। और सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे, यानी कि इसमें परिवर्तन समय समय पर होते रहते थे। यानी कि कुछ समय पर किसी को अधिकारी बना लेते, वापस उसकी जगह किसी और को लगा देते, मतलब चेंजेस होते रहते थे, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? आसान है बिल्कुल। अरे आसान है क्या? बहुत आसान है, समझ में आ गया। सरदार और सरदारी के बारे में बात की। नेक्स्ट, चल खा रहे हैं, गेट खुला रखते हैं इसीलिए खाते हैं, क्या करें? पंखा तेज नहीं करेंगे, नींद आ जाती, मेरे को आ जाती, फिर पिटाई को। सही बात है ना? हाँ। अब ये जो राज्य है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी है ना, तमिलनाडु केरल से रिलेटेड जितने भी, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो हमें स्रोतों के आधार पर मिलती है। स्रोतों में विभिन्न प्रकार के स्रोत थे इनसे संबंधित, उससे हमें ये जानकारी मिली थी। जैसे प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ, यानी तमिल संगम से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे उनमें कुछ कविताएं थी। क्या थी? कविताएं, जो सरदारों का विवरण देती है या सरदारों के बारे में बताती है। और वो अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार करते थे इसके बारे में भी उन कविताओं के बारे में जानकारी मिलती है। उन कविताओं में सारी बातें लिख रखी है। नेक्स्ट, कुछ सरदार ऐसे थे जो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, यानी बहुत बड़ी दूरी पर ये व्यापार करते थे। लंबे लंबे यात्रा ये क्या करते थे? आयोजित करते थे, आते थे जाते थे और ऐसा काम करते थे। मध्य एशिया और पश्चिमी भारत की बात करें, मध्य एशिया और पश्चिमी भारत, भारत का पश्चिमी इलाका समझ गई कौन सा? ये अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला, वर्तमान पाकिस्तान वाला है। पहले तो पाकिस्तान उसी के अंतर्गत था ना। हाँ, 1947 में अलग हुआ था ना, अब तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। समझ गए? अब तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो इलाके उधर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था सातवाहन।
क्या नाम था? उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल और शक शामिल थे, यानी शक भी यहाँ पर क्या करते थे? शासन करने। दो राजा का नाम आया, एक तो सातवाहन, दूसरा कौन है? शक। सातवाहन और शक, ये शक यहाँ दे रखा, एशियाई मूल के शक शामिल थे। ठीक है, अब तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनती जा और समझती जा। सामाजिक उद्गम के बारे में इतनी जानकारी अपन को नहीं मिलती है, और यहाँ पर दे ही नहीं रखा है। लेसन नंबर 3 में ऐसी कुछ चीज़ें दे रखी है, बात करेंगे उसकी। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला बिंदु है देविक राजा। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? देविक राजा। देविक राजा की यदि हम बात करें तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो राजा होते थे पुराने समय में, वो देवताओं से भली भांति से जुड़े रहते थे, उनकी आराधना करते थे, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते थे। अब भारत में जो कुषाण शासक थे, कौन से शासक? कुषाण शासक, ये भी इस उपाय को अच्छा से समझते थे और इसका बखूबी से प्रयोग करते थे। और कुषाण इतिहास की बात करें तो उसमें कुछ अभिलेख और साहित्य है, उसमें भी ये चीज़ें अपन को अक्सर देखने को मिलती है। और इन्होंने ये जो मतलब देविक राजा या जो भी उनके देवी देवता है उनकी आराधना करना या उनको महत्व देना, ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? तो स्रोत से पता चलती है। कौन से स्रोत? सबसे पहला है सिक्के, दूसरा क्या है? मूर्तियाँ, यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली है और सिक्कों पर भी उनकी प्रतिमा अंकित करवाई गई है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अभी तक समझ में आ गया कि नहीं? कुषाण शासकों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक देव स्थान है ना, देव स्थान यानी जहाँ देवी देवताओं का निवास होता है, मूर्तियाँ लगी होती है। यहाँ पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगा गई। देख लो, कुषाण जो शासक थे उनकी कौन सी मूर्तियाँ लगा रखी है? विशालकाय बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा रखी है। और बिल्कुल ऐसी मूर्तियाँ अपन को कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान का एक देव स्थान है, वहाँ से मिली है। यानी देवों का जो स्थान है वहाँ से अफगानिस्तान से भी सिमिलर मूर्तियाँ मिली है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये जगह जुड़ी हुई थी और ये व्यापार की दृष्टि से भी ऐसा रास्ता महत्वपूर्ण था। ये मतलब देश आजाद नहीं हुआ तब का है? नहीं, तो क्या पता कि नहीं, बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना है। तो इनको क्या पता अफगानिस्तान कौन सा है, भारत कौन सा है? किसको? इनको किसको? लिखने वाले को। लिखने वाले? अरे वो तो स्रोत से इतिहासकार जो होते हैं ना वो लिखते हैं और उसी से मटेरियल उठा उठा के हमारी किताबें छापी जाती है। अरे वो तो पता है, इन किताबें बहुत पुरानी होगी ना, छपी होगी, तो फिर इनको क्या पता अफगानिस्तान मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये से चाप दिया जो। इनकी तो खोज हुई थी ना पहले, पुराने समय की बात करें, इनकी खोज हुई थी, इन स्थलों की तो खोज हुई थी ना। पहले तो लंबी दूरी तक यात्रा करते थे, जो जहाँ नदियाँ होती थी वहाँ पर धीरे धीरे ये बस्तियाँ बसाने लग गए। बस्तियाँ बसाने के बाद ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें ढूंढने लग गए और उन चीज़ों को ढूंढकर मतलब जो भी चीज़ मिलती, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम इसने स्टार्ट कर लिया। तो एक जगह दूसरी जगह से लिंक हुई, और जगह अगर लिंक हो रही तो व्यापारिक मार्ग तो बनेगा ही बनेगा। तो ये वाले इस स्थान को जानेंगे, ये वाले इसको जानेंगे, तो इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ भी शामिल हो जाएगी। और किसी राज्य को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो संपर्क तो करेगा कि नहीं करेगा किसी किसी के, तो किसी को भेजेगा खोज करने के लिए। तो फिर यह जो व्यक्ति जाएगा खोज करके आएगा और बताएगा कि वहाँ ये व्यवस्था है, तो फिर संपर्क स्थापित होगा और फिर वहाँ से जो भी मटेरियल उनको चाहिए वो मंगवा देंगे और अपनी व्यवस्था चलाएंगे। इसे कह सकते हैं। और इसी से संबंधित अगर कोई चीज़ यहाँ सिमिलर मिल रही है, जैसे इस राज्य का कोई सिक्का है, वो बंदा लेके गया और वहाँ से कोई मटेरियल लेके आया और वो सिक्का अगर अपन को जो सिक्का यहाँ मिल रहा है वो वहीं मिल रहा है, तो अपन कह सकते हैं ना कि इनके बीच व्यापार होता था। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ कोई मूर्तियाँ बनाई जा रही है और वो मूर्तियाँ यहाँ चली गई है, सिमिलर मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ना यहाँ से कुछ लोग गए होंगे, वहाँ बस गए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दोनों के बीच एक कनेक्शन था, ऐसे कह सकते हैं। तो उनकी सभ्यता भी मिलती जुलती दिखती है, ऐसे समझ सकते हैं।
जगह पे जाएंगे तभी तो हम उस स्थान के बारे में जानेंगे। जयपुर कभी गई नहीं तो फिर तू कैसे पता लगेगा कि वहाँ की स्थिति कैसी है? मेट्रो में कभी बैठी नहीं है तो फिर कैसे पता कर सकती है? अरे मेरा कहने का मतलब हाँ। ये कि पहले बनी हुई ये किताबें आजाद नहीं हुआ था तब से तो बनी थी क्या किताब को मिली। एनसीईआरटी तो ये तो अपडेट होती रहती है। अभी बहुत सारा मटेरियल हटा दिया है, कब जोड़ते रहते हैं कभी हटाते रहते हैं। ये तो हर साल अपडेट इनको होती क्या है। पता अफगानिस्तान पहले से बनेगा? किसको पता? इतिहासकारों को। हाँ तो इतिहासकार तो बाद हुए ना। बाद में लिखी गई। हाँ, कोई घटना होती है उसके बाद भी तो उसको लिख सकते हैं, पहले कैसे लिखेगी? अब जैसे कोरोना आया तो इस पर बहुत सी कविताएं चल गई, जब आया तभी चली ना, नहीं आता तो कैसे चलती? अब तो वो बात कर रही है कि जैसे इनको कैसे पता कोरोना आएगा? तेरे को पता था क्या? मेरे को नहीं पता था। अब आया उसके बाद ही तो लोग लिखने लगे और उसी को तो अलग अलग जगह शामिल कर दिया। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा वोटर आईडी आया, उसमें एक पर्चा आया है ना, जिसमें लिख रखा है मतदान कैसे करना है। वो बोल रहा है मास्क लगाओ, ये करो, हाथ को सैनिटाइज करो। अब उनको आयोग को कैसे पता कि ये कोरोना आएगा साला? तो उनको पता है तभी तो उन्होंने किताब छाप दी और साथ में अटैच करके दे दी कि जब भी मतदान करने जाओ तो हाथ सैनिटाइजर से साफ करना और तुम मुंह पर मास्क का यूज़ करना। कोरोना आया तभी तो इतनी एडवाइजरी जारी हुई, नहीं आता तो कैसे पता रहता? तो भारत के लोगों को कैसे पता कि यहाँ कोरोना आएगा? पहले रोक देते, वो आने ही नहीं देते। अब बता, जल्दी बता तेरे प्रश्न का उत्तर। अरे वाह, आगे बढ़ा। नहीं, और भी कोई क्वेरी है तो बता, या फिर कोई और सिंपल सॉल्यूशन है तो मेरे को समझा। प्रॉब्लम तो मिलकर सॉल्व करेंगे ना। तो फिर अरे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि समझ नहीं आए, अरे आगे हाँ पढ़ाओ। ठीक है? लोग किसी इलाके में रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे उस इलाके को किसी न किसी नाम से जानते हैं और परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, ठीक है? भारत को पहले आर्यवर्त को न जाने क्या क्या नाम थे, फिर धीरे धीरे नाम समय के अनुकूल बदल गए। क्या नाम था भारत के? आर्यवर्त ऐसा कुछ था, भरत के देश पर भारत पड़ा, ऐसा कुछ बोलते ना। जहाँ भरत रहता था उसको भारत बोल दिया गया, है ना? छोटे छोटे हैं। भरत पहले था जो शेर के उसने मुंह फाड़ दिया उसका। हाँ, इनकी है कविता, तू नहीं पढ़ी क्या? तीसरी चौथी कूद कूद के तो नहीं आए गई? कूद कूद के नहीं आई तो गई। ऐसे नहीं, पहली पढ़ी डायरेक्ट तीसरी, तीसरी से डायरेक्ट पांचवी, पांचवी से डायरेक्ट सातवीं। अरे मंगला स्कूल में पढ़ी किसी ने। हाँ, तो वो इसीलिए दिक्कत हो रही है। बाकी ये सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछती, ठीक है? ये किताब आज ले जाना, ठीक है? तेरा जीव खुश हो जाएगा, इसको देखना, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल है पर ज़्यादा दूंगा तो समय वेस्ट होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो कुषाण जो भी थे ना, वे देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा दिया कि देवता के पुत्र हैं, हम देवता की पूजा अर्चना करते हैं, इसीलिए हम किसके पुत्र हैं? देवता। इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? देवपुत्र उपाधि लगा दी। और चीनी शासक ऐसे ही करते थे, इसीलिए इन्होंने उनकी कॉपी करने लग गए थे, ठीक है? फिर 4वीं शताब्दी की बात कर रही है, तो इसमें बता रखा है कि गुप्त साम्राज्य है ना, इसमें कई बड़े बड़े साक्ष्य मिले जिसमें साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत क्या होता है? उसको एक इलाका दे दिया जाता है और उस इलाके में से किसानों से जो लगान वसूल करता है और वो राजा को क्या कर देता है? दे देता है। ऐसी व्यवस्था भी अक्सर देखने को मिली है। लिख रखा है, देखो, सामंत जो थे ये अपना स्थानीय संसाधनों से जीवन निर्वाह करते थे और भूमि पर सामंतों का पूरा नियंत्रण रहता था। और ये जो सामंत थे ये शासकों का आदर सम्मान करते थे और उनकी सहायता, सैनिक सहायता भी करते थे। सैनिकों की जरूरत होती तब भर्ती कर लेते थे। जो भी सामंत शक्तिशाली होते वे खुद राजा बन जाते। देख लो, सामंत शक्तिशाली तो वो क्या बन जाएगा? राजा। और इस प्रकार राजा का जो मतलब जो होते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनने की प्रक्रिया, वो भी यहाँ पे नष्ट हो सकती है इसी कंडीशन में। जो राजा दुर्बल होते, कमजोर होते, वे बड़े शासकों के अधीन रहते थे। यानी कि बड़े बड़े जो राजा होते थे वो छोटे राजाओं को अपने कंट्रोल में रखते और उन पर रोब जमाते। और ज़्यादा छोटा राजा ज़्यादा बोल जाता था, उसको सैनिक चढ़ा के उसको जमा कर देते, उसके राज्य को हड़प लेते। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी अक्सर अपन को देखने को मिलती है। गुप्त शासकों के इतिहास की बात करें तो साहित्य, सिक्के और अभिलेख इनकी सहायता से लिखा गया है। साहित्य कहाँ कहाँ पे मिलता है अपन को? इनका साहित्य भी मिलता है इनका, है ना? मतलब कि कुछ ग्रंथ भी मिलते होंगे, इसके अलावा सिक्के भी मिलते हैं और अभिलेख भी मिलते हैं। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि
इन्होंने ये चीज़ें उस समय की तात्कालीन स्थितियों को वर्णन किया है। कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। यानी कि कोई भी राजा है, उसका दरबार है, उसमें विभिन्न प्रकार के कवि रहते हैं, तो वो राजा की प्रशंसा में कुछ चीज़ें लिखते हैं। उससे भी अपन को आइडिया हो जाता है कि राजा किस प्रकार का था, किस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय थी। ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है और वही लोगों ने पता किया और उसके आधार पर ये इतिहास तैयार किया है। और इन्हीं रचनाओं के आधार पर जो इतिहासकार होते हैं वो साहित्यिक तथ्य समय समय पर निकालते रहते हैं। अब ये चित्र दे रखा है, देखो, ठीक है, एक कुषाण का सिक्का दे रखा है, देखो दिख रहा है, कुषाण का सिक्का। अब इसमें क्या बता रहा है, एक तो मूर्ति बनी हुई है कनिष्क की, कनिष्क दे रखा है इसमें से कुछ, और एक देवता के बारे में बता रखा है, दिख रहा है। अब बताइए ये क्या लिख रखा है, ओ के पी ओ के पी ओ, इधर क्या लिख रखा है, ये कुछ बना रखा है चाबी जैसा, कंघी जैसा, इस सेकंड वाले सिक्के में नहीं, आइडिया लगाना, ये कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर अपन को लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। शायद ये राजा का नाम हो सकता है या फिर उस राज्य से संबंधित किसी देवी देवता का नाम या देवपुत्र, ऐसा कुछ हो सकता है। इतना सा आइडिया तो हम लगा सकते हैं ना। लिपि भले नहीं पढ़ सकते हैं तो राज्य से संबंधित बोलते ना, अशोक ने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो क्या पता कुषाण भी अपने नाम के सिक्के चला रहे होंगे, किसी राजा का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, देवी देवताओं का नाम भी यहाँ पे हो सकता है। अब कौन सी देवी जो नहीं पता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे दे रखा है विभिन्न प्रकार के जो काव्य ग्रंथ है, उन काव्य ग्रंथों से भी हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे इलाहाबाद स्तंभ, इसमें एक प्रशस्ति है जिसका नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिशयन ने लिखी थी। और गुप्त सम्राटों का सबसे शक्तिशाली जो सम्राट था कौन, समुद्रगुप्त, उसका राजकवि था कौन था, हरिशयन, जिसने कौन सी प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति। और इसकी रचना किस भाषा में कर रखी है, संस्कृत भाषा में। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रयाग प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा कर रखी है, इसको तो आराम से पढ़ ले, बाकी इसमें कुछ है नहीं है। राजा की मूर्ति भले ही दिख रही है, मुंह के उड़ गया है, बाकी का तन बदन इसका दिख रहा है ना, ये तलवार दिख रही है और इसने हाथ में पकड़ रखी है। प्रयाग प्रशस्ति वाला एक बार और सुन ले। देखो कुछ काव्य ग्रंथ होते हैं, जिसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इलाहाबाद स्तंभ, यहाँ पर कौन सी प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखी, हरिशयन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, ऐसा याद रखना है। हाँ, दरबारी कवि या राजकवि, राजकवि बोल देना, कुछ भी बोल, दरबार में था या राजकवि बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, या कवि लिख देगी तो भी सही हो जाएगा। मास्टर को ऐसा लगना चाहिए हाँ बच्ची ने पढ़ा है। राजा था गुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का राजा था, और उसका राजकवि कौन था, हरिशयन। उसने कौन सी प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति। और ये कहाँ है, इलाहाबाद स्तंभ पर, ठीक है। यहाँ ये किसी को पूछते हैं प्रयाग प्रशस्ति क्या है, उनको याद है इसलिए पूछते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ लूं पहले से। हाँ तो पूछ ले, बता दूंगा मैं, और नोट्स एक बार मिल जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकती है। समझ में आ गया ये। अब ये प्रशस्ति पर क्या लिखा हुआ ये तू देख ले आराम से। मतलब राजा की प्रशंसा कर रखी है, 100 बात की एक बात, समुद्रगुप्त की प्रशंसा कर रखी है। अगला बिंदु है बदलता हुआ देहात, है ना। इसमें सबसे पहले जनता में राजा की छवि, यानी जनता में राजा की छवि किस प्रकार की थी, है ना, कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, है ना। खड़ूस बोलती थी, एक उसको घृणित भाव से देखती थी या उस पर गुस्सा करती थी, क्या करती थी जनता उस राजा के बारे में क्या सोचती थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ें इतिहासकारों को कहाँ से पता लगी उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर, टारगेट समझ में आएगा, इसको समझना है। सबसे पहली बात, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की बात करें तो उससे हमें ये पता नहीं लग सकता है कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि जो भी अभिलेख लिखता है उस पर राजा का क्या होता है, खौफ होता है, डर होता है, तो वो राजा के बारे में अच्छे लिखेगा। राजा किसी को कूट रहा है, मार रहा है, तो भी वो नहीं लिखेगा अभिलेख में। लिख दिया तो राजा उसकी खैर नहीं, उसको कूट देगा राजा अच्छे से जमा के, या उसका मर्डर भी कर देगा, फांसी भी दे दे, कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो हमेशा जितनी भी प्रशस्तियाँ उस पर राजा की हमें प्रशंसा मिलती है, उसके लिए अच्छी बातें मिलती है, ठीक है। अब कहाँ से पता लगेगा, अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई वाद विवाद, कोई कथा कहानी उस समय की, उससे हमें पता लग सकता है,
क्योंकि कथा कहानी में क्या होता है, वाद विवाद होता है, दो जने बात कर रहे होते हैं या किसी घटना का वर्णन होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये जनता राजा के बारे में क्या सोच रही है। तो बहुत सारी किस्से कहानियाँ होती है, उससे हमें पता लग जाती है। जातक कथा के बारे में बोल रहा है, जातक कथा है ना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, तो ऐसी चीज़ में हमें पता लग जाता है। अब ये किस भाषा में लिखी हुई है जातक कथाएं? पाली भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इन कथाओं को इतिहासकारों ने पढ़ा और उसके अनुसार उन्होंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है, समझा दिया। अब सुनना कि क्या रिजल्ट मिला अपन को। जैसे एक कहानी है गंधतिंदु, है ना। अब ये कहानी है, हाँ पढ़, वापस पढ़, क्या लिख रखा है? गंधतिंदु, गंधतिंदु। हाँ, ये एक जातक कहानी है, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है? कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है और वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है, इन सभी के बारे में जानकारी इस कहानी में दे रखी है कि राजा किस प्रकार बिहेव करता है। जब राजा, है ना, अपनी पहचान बदल के, यानी कि भेष बदल कर जनता के बीच जाता है, तो उसको ऐसे सुनने में आता है कि जो लोग हैं वो राजा को भला बुरा कहते हैं, है ना। सच में अगर मैं तुम्हें फीडबैक मांगूंगा, तुमने बोलोगे, जैसे स्कूल में अगर किसी टीचर की बात कर ले, ढंग से नहीं पढ़ाता, सामने तो नहीं बोलते, लेकिन साइड में जाकर बोल दो, यार कई काम रोको, दिमाग खराब करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फ्रंट में तो नहीं बोल सकते, लेकिन बैक में बोलते। तो राजा भी भेष बदल के जाता और पता फीडबैक ले लेता जनता का कि क्या सोच रही है अपने राजा के बारे में। तो इन चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी और राजा जो था वो जनता को किस नज़रिए से देखता था। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कुछ लोग राजाओं से बहुत परेशान थे, साले बहुत सारा टैक्स कर मांगते थे उस समय, ठीक है। और किसान के पास ज़्यादा कुछ होता था नहीं। एक तरफ तो वो जो सामंत था उससे परेशान रहते, रात को डकैत हमला कर देते, उनका धन चोरी करके ले जाते, दिन में राजा कर मांगता। तो जनता एक तरीके से परेशान थी, तो वो गांव छोड़ के कहाँ चली जाती थी? जंगल में रहती आराम से, किसी को टैक्स नहीं देना, आराम से मस्त रहो। ऐसी स्थिति भी अक्सर अपन को देखने को मिलती है। इन कहानियों के आधार पर बता रहे हैं, इतिहासकार मन से नहीं बता रहे, ऐसे नहीं सोए से उनको सपना आ रहा है बता रहे, नहीं। विभिन्न प्रकार की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्रोत देखते हैं, उसके आधार पर वो अपना जो इतिहास है उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। समझ गई कि नहीं? जैसे देखो लिख रखा है स्टेटमेंट, राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा जो गांव के लोग थे, उनके बीच तनावपूर्ण संबंध थे। यानी राजा और जनता ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, आपस में मतलब झगड़े जैसी स्थिति थी, ठीक है। अब शासक का क्या उद्देश्य था? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लो और क्या करो, अपने जो खजाने हैं उनको फूल भर के रखो। और जनता क्या करती थी? हैं, जनता क्या करती थी? कमाई करती, मेहनत करती, कुछ मेहनत मजदूरी कमाती और आधा तो टैक्स में चला जाता, उसके पास ज़्यादा कुछ बचता था नहीं। और धीरे धीरे किसानों से टैक्स भी बढ़ा लिया और उपज बढ़ाने के लिए भी वो उनको फोर्स करते कि ज़्यादा वो हमारे ज़्यादा इनकम होगी, इसे फोर्स भी जनता को किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें अपन को अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इन्होंने उपज बढ़ाने के लिए क्या किया वो बता रखा है। उपज बढ़ाने के लिए एक तो गंगा और कावेरी नदी, है ना, इनकी घाटियों पर ये खेती करने लगे। यहाँ पे वर्षा भी अच्छी होती थी और पानी भी अच्छा था। तो ये लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करते, उर्वरक भूमि की जुताई करते और यहाँ पर धान की रोपाई करते, धान यानी चावल, ठीक है। और उससे क्या होता? इनकी उपज बढ़ती, इनको ज़्यादा मतलब इनका बहुत ज़्यादा मतलब इनका मुनाफा होता और राजा के भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता क्योंकि टैक्स उसको ज़्यादा मिलता। और जनता कमर तोड़ मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती और टैक्स भरती और राजा आराम से बैठे रहते। आज की राजनीति में ऐसे होता है, आज की सरकार में भी कोई कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी। यानी लोहे का फाल जो था वो मतलब लोहे का फाल है तो अच्छे से काम करता है, यानी कि मतलब खेत की जुताई अच्छे से हो जाती, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही थी। इससे क्या होता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपज लोगों की बढ़ गई, तो इससे राजा की जो आमदनी है वो भी क्या हो गई थी, यहाँ पे बढ़ गई थी। जैसे देखा है पंजाब और राजस्थान, यहाँ का इलाका कैसा है? अर्ध शुष्क। तो यहाँ पे जो लोहे के फाल वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा लेट चला था, इतना जल्दी नहीं चला था क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है, बहुत ही कम है। इसके अलावा उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे खेती के लिए कुदाली का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं?
कोदाली का प्रयोग। उपज बढ़ाने के लिए जैसे कुआं, तालाब और इनके माध्यम से भी सिंचाई करते थे, क्योंकि पानी के बिना हम खेती नहीं कर सकते हैं, कृषि नहीं कर सकते। तो ये उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा है। जहाँ पे पानी था वहाँ पे लोहे के फाल वाले हल थे और उसकी मदद से आराम से वो अपनी उपज बढ़ा लेते हैं। कुछ अर्धशुष्क इलाके थे, वहाँ पे लोग परेशान थे, उनके लिए ये तकनीक थोड़ी सी लेट आई थी। क्लियर? बिल्कुल, ये बात यहाँ पे बोल रखी है। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने सिंचाई के साधन भी निर्मित कर लिए, तालाबों, कुओं और नहरों जैसे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रभावशाली राजा थे, उन राजाओं ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों पे, अभिलेखों पे ये सारी बातें क्या की, लिखवाई कि हमारे यहाँ ऐसी सिंचाई होती है, ये चीज़ क्यों उपाय की जाती है, ऐसे हम टैक्स लेते हैं, कब लेते हैं, ज़्यादा तो वो लिखा नहीं सकते। ये चीज़ें अक्सर अपन को देखने को मिलती हैं। अगला बिंदु है ग्रामीण समाज में विभिन्नता, यानी कि गांव में जो समाज था उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं थी। जैसे तकनीकी से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिला था, क्योंकि अधिकतर लाभ राजा के अधीन था, राजा ले जाता था। खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता गया। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। इनके बारे में जानकारी अधिकतर इन कहानियों में दे रखी है, जिसके आधार पर इतिहासकार क्या करते हैं, अपना इतिहास लिखते हैं। अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसी स्थिति रही होगी। वो क्या 100% प्योर नहीं लिख सकते, इतिहास कभी प्योर नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली भाषा में एक शब्द है गहपति, इसका प्रयोग किसके लिए करते थे? छोटे किसान और जमींदार के लिए करते थे। मैं पूछूंगा, कोई नहीं पूछेगा तो भी ये प्रश्न, गहपति किसे कहते हैं, और नहीं लिखा जो देख लेना। ये पार्ट 10 बार रिटर्न वर्क होमवर्क कराऊंगा, इसमें लाइन टू लाइन लिखवाऊंगा अगर ये प्रश्न गलत किया तो। बाकी याद रखना, गहपति किसे कहते हैं? छोटे किसान और जमींदारों को। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान थे, वो प्राय शक्तिशाली होते थे और छोटे किसानों पर इनका नियंत्रण रहता था, बड़े बड़े जमींदारों पर। और ग्राम का जो प्रधान होता था वो भी वंशानुगत होता था। आज तो जिसको वोट दे वही प्रधान है, पहले के समय क्या होता था बताओ? पहले के समय किस प्रकार का काम चलता था? वंशानुगत, यानी कि जो प्रधान है उसका बेटे ही वापस प्रधान बनता है। ऐसी व्यवस्था इन्होंने विकसित कर ली थी। इसके अलावा तमिल संगम साहित्य, इसमें क्या बता रखा है? गाँव में रहने वाले लोगों के बारे में बता रखा है। जैसे देखो, वेल्लालर या बड़े जमींदार, उसके अलावा हलवाहा या उलवर या दास अणिमय, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट अपन उन लोगों के बारे में देखने को मिलते हैं। ये शब्द कुछ उनमें लिख रखे हैं। ये अलग अलग लोगों की विभिन्नता दिखाता है कि कुछ लोग ज़्यादा मतलब इसमें संपन्न थे, कुछ लोग बहुत कम संपन्न थे, ज़्यादा उनको फायदा नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई और धीरे धीरे ग्रंथों में भी परिवर्तन आया, इतिहास में भी परिवर्तन आया। अब गृहपति के बारे में डिटेल दे रखी है। घर का मुखिया होता है, घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरी और दासों पर नियंत्रण रखता है। सुनना आप इम्पोर्टेंट है। घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नगरों में रहने वाले सम्राट व्यक्ति और व्यापारियों के लिए करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। तो ये गृहपति की डिटेल दे रखी है। इसको पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो बताया ना वो पढ़ लेना। क्या बताया था ऊपर? गृहपति किसे कहते हैं? छोटे किसान और जमींदार, और उसकी डिटेल यहाँ नीचे की ओर दे रखी है। आ गया समझ में यहाँ तक कि नहीं? नेक्स्ट, अगला है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। आरंभिक शताब्दियों में से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं? यानी कि पुराने समय से ही पता लग जाता है कि भूमिदान जो है वो चले आ रहे हैं, कि लोग जो बड़े लोग थे वो भूमिदान देते थे कहीं न कहीं, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे ताम्रपत्र हो गए, विभिन्न प्रकार के प्रमाण हैं जिसमें पता लगता है कि लोग उस समय भूमिदान करते थे। और अधिकांश जो अभिलेख मिलते हैं भूमिदान से संबंधित वो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब कुछ अंशों की बात करें, कुछ तमिल और तेलुगु भाषा में भी है, लेकिन अधिकांश किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जैसे एक दे रखा है प्रभावती गुप्त। क्या दे रखा है? प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? दक्कन पठार के वाकाटक में हुआ था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण शासक वंश था ये।
संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्तियों पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। अब ये उस अभिलेख के अनुसार चीजें दे रखी है, समझी? अभिलेख में जो जो लिख रखा है उसके अनुसार किस किस को कौन से अधिकार थे, यानी कि उस समय की स्थितियों का वर्णन इसमें कर रखा है। जिसे और दे रखा है, सुनना। प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने भूमि का दान भी किया था। ऊपर स्टेटमेंट इसने क्या बोला कि महिला को स्वतंत्र अधिकार नहीं था, फिर भी इसने क्या किया, इसने भूमि दान दिया। तो ये कुछ चीजें मतलब मिक्स्ड मैच होती हुई अपन को दिखाई देती है। एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उसका यह उदाहरण विरला, यानी कि महिलाओं को तो अधिकार नहीं था भूमि दान करने का या भूमि का रखने का स्वतंत्र अधिकार, फिर भी एज ए रानी है ना, मतलब राजा की रानी थी, इसीलिए उसको ये अधिकार मिल गया होगा कि वो भूमि दान कर सके। यानी ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं जहां पर महिलाओं ने भूमि दान किया हो, ये कहना चाहता है। अधिकांश भूमि दान कौन करते थे? राजा। ऐसा हमें कहाँ मिलता है? अभिलेखों में मिलता है। क्लियर? बिल्कुल समझ गई कि नहीं? अभिलेखों में हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है, जिसे ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग भी शामिल थे, यानी कि समाज अलग अलग वर्गों में बटा था। ये जानकारी भी अपन को अक्सर देखने को मिलती है। और ये जो वर्ग थे ये राजा या उनके शासक या उनके प्रतिनिधि को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। ये बात भी अपन अक्सर देखने को मिलती है। लोगों में गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान भी उसे ही देने पड़ते। जो भी गांव का प्रधान होता उसको क्या करने पड़ते? भुगतान देने पड़ते। जो भी कर होते वो देने पड़ते और जो भी बोल देता वो उसकी बात को मानना पड़ता। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख कई देशों के हिस्से प्राप्त, मतलब अलग अलग हिस्सों से हमें ये भूमिदान की बातें सुनने को मिलती है। अलग अलग अभिलेखों में भूमिदान से संबंधित चीजें लिख रखी है। और भूमिदान जो किया जाता था, भूमि के माप में भी अंतर रहता था। अक्सर कहीं छोटे टुकड़े दिए जाते थे, कहीं बड़े टुकड़े। ब्राह्मणों को भी दिए जाते थे या कुछ अलग कार्यों के लिए भी दिए जाते थे। ये सारी चीजें अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा कुछ काम का है नहीं है और पूछने जैसे ये नहीं। भूमिदान वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है। अब प्रभावती, गुप्त और दंगुन गांव से संबंधित ये कुछ अभिलेख है। अभिलेख की बात लिख रखी है नेक्स्ट पेज पे, और कल हम पढ़ेंगे। हाँ, लास्ट और इसमें देख लेते हैं। भूमिदान के प्रचलन से राजा किसान के बीच संबंध की झांकी मिलती है, यानी कि ऐसे झांकियाँ मिलती है ना, जैसे देखा होगा, जैसे चित्र मिलते हैं, जैसे कोई दे रहा होता है ना, जैसे फोटोग्राफ जो होता है ना, आज के फोटो वो पहले झांकी में आते थे। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो राज्य तथा किसान के बीच है ना, मतलब कोई भी राजा है वो, हाँ राजा है वो किसान को क्या दे रहा है? भूमिदान दे रहा है या जमीन दे रहा है। इससे कुछ भी अगर देता था तो उसका अपन को झांकी देखने को मिलती थी। उससे पता लगता कि राजा बहुत उदार है, राजा मतलब उसकी बढ़ाई होती है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार। ये सारे ऐसे थे जिन पर जो सामंत थे उनका नियंत्रण नहीं था, अधिकारी थे उनका नियंत्रण नहीं था। वो अपने में स्वतंत्र थे या डायरेक्ट अपने कोई टुकड़े लगा देते ऐसे। इसके अलावा जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग शामिल थे। ऐसे लोग अपने जीवन का आदान प्रदान विवरण नहीं रखते थे। उनका अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी हिस्ट्री नहीं रखते थे और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। कल हम पढ़ेंगे नगर एवं व्यापार। ठीक है, क्योंकि आज तेरा मन उदास हो गया है, थोड़ा सा हो गया ना, धाप गई नहीं धाप, और पढ़ सकती है? कितनी कैपेसिटी है? नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, मेरे हिसाब से पर्याप्त है, इतना पढ़ लेके तो मजा आ जाएगा वैसे।